बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतने छोटे अमेंडमेंट विधेयक पर भी इतनी ज़्यादा रुचि रही। लगभग 13 माननीय सांसदों ने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे, बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे। समय के अभाव में मैं शायद विस्तार से ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगा हर एक सदस्य की चिंताओं के बारे में अपने विचार रखने के लिए। माननीय प्रेमचंद्रन जी, शशि थरूर जी, भातुआरी जी, सुदीप्तो जी, सबको चिंता थी कि ऑर्डिनेंस लाने की क्यों ऐसे जल्दी पड़ी, क्यों ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाना पड़ा। मैं समझता हूँ अगर सभी माननीय सदस्य अपने गिरवान में देखें तो ध्यान में आएगा कि कितने सारे ऐसे कानून ये सरकार लाना चाहती थी जिससे देश की आर्थिक प्रगति और विकास को और तेज गति मिलती, बल मिलता, लेकिन अलग अलग प्रकार से डिस्टर्बेंसेस के कारण कभी ये सदन, कभी वो सदन, कभी दोनों सदन नहीं चलते थे, जिसके कारण जनता के दिए हुए आदेश के अनुसार जो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद कई सारे ऐसे काम इस सदन में पारित भी होने के बावजूद राज्यसभा ना चलने के कारण हम आगे बढ़ा नहीं पाते थे। और इन डिस्टर्बेंसेस, इन डिलेस के कारण कई विषय ऐसे रह गए जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस का रूट लेना पड़ा। खास तौर पे देश में एफडीआई आए, जैसे भातुआरी जी ने अभी बताया, देश में इन्वेस्टमेंट, निवेश आए, देश की आर्थिक प्रगति डिले ना हो। और इसलिए स्टेटमेंट में भी लिखा गया है कि चूंकि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स वगैरह इस देश में आए, निवेश आए, अलग अलग प्रकार की जो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं वो भी इस देश में आ सकें, उसमें इस देश में कोई विलंब होने से किसी को लाभ नुकसान नहीं था। जैसे ही ध्यान में आया और सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को अलाउ किया कि वो भी इन्वेस्ट कर सके, तो सरकार को लगा कि ये अच्छा रहेगा कि देश में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी जो फाइनेंस के क्षेत्र में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रूप में काम करती हैं, उसमें भी ये अलाउ किया जाए। और मैं कोट करूंगा, हमने लिखा भी है कि 26 नवंबर 2018 को जब सेबी ने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को ऑपरेट करने के लिए परवानगी नहीं दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में ट्रस्ट के माध्यम से, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने तो ट्रस्ट की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है। किसी ने पूछा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कुछ सीएजी रिपोर्ट, किसी ने कहा ट्रस्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये डेफिनेशन जो उसके रेगुलेटर्स होते हैं वो देते हैं। कोई हर एक कानून पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल कौन है, लिमिटेड कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, ऐसे हर कानून में नहीं दिया जाता है। वो जो उसकी मेन कानून होता है उसमें दिया जाता है, और सेबी ने उसको ठीक तरीके से पूरा समझाया है। 26 नवंबर को उनका डेफिनेशन, उनकी परवानगी नहीं आई। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट सेशन ही आने वाला था, छोटा सेशन था क्योंकि इंटरिम बजट था, और उस समय भी कई सारे इंटरप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के कारण कोई नए कानून लाने की संभावना नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ये ट्रस्ट एक कॉमन फॉर्म है ऑपरेटिंग बॉडीज फाइनेंशियल सेक्टर में लाने का, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया। और मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी राष्ट्रपति महोदय को पूरा जिम्मेदारी दी गई है, और जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय इसको निभाते हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो देख के ही उस ऑर्डिनेंस को पारित करते हैं। वैसे तो मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, India had a leadership position in information technology. Finance was being increasingly married to technology. It was becoming very clear to us that finance combined with technology, or fintech as it is sometimes called, would be an important part of India's future development. और उनके मन में पूरे समय कल्पना रहती थी, how to make India a thought leader in the field of finance. आखिर कब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, कब भारत अपने खुद का एक ऐसा व्यवस्था खड़ी करे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसकी मंजूरी हो।
और ख़ास तौर पे भारत की एक बहुत बढ़िया लोकेशन है, हम ईस्ट और वेस्ट के बीच में हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को दिन भर चलाएं तो एक प्रकार से जापानीज मार्केट जब स्टार्ट होती है तब से लेके अमेरिकन मार्केट जब खत्म होती है तब तक भारत की फाइनेंशियल सेक्टर को एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दिलाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के रूप से। और ये ट्रस्ट मॉडल, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह एक प्रकार से एस्टैब्लिश्ड मॉडल विदेशी देशों में इस्तेमाल किया जाता है बल देने के लिए। भारत भी उसको अपने देश में लाना चाहते हैं, इसीलिए एआईएफ्स वगैरह को ऑपरेट करने देने के लिए आरबीआई सेबी द्वारा परवानगी नहीं मिलने के बाद ऐसा तय किया गया कि इसको पारित कर दिया जाए। एक बड़ा साधारण था, कोई इसके पीछे कोई छुपा हुआ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन और ये और वो में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ट्रस्ट। वास्तव में इसको भी उस ट्रस्ट के साथ देखा जाए। और ये इतनी पारदर्शी सरकार है कि हम जो काम करते हैं वो बड़े खुले होके पूरी दुनिया को डंडोरा पीट के सुना के समझा के करते हैं। तो इसमें कोई घुस जाएगा, कोई एंटिटी घुस जाएगी, आखिर कोई एंटिटी को हम ट्रस्ट तो जो सेबी और आरबीआई अप्रूव करे, ऐसे ही कल को कोई और एंटिटी का मॉडल आए तो उसके लिए परवानगी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइप की एंटिटीज को भी अलाउ करे, पर स्वाभाविक है अगर करेगी तो वो पार्लियामेंट के सामने पेश होगा ही जब भी ऐसा कोई एंटिटी को अलाउ किया जाता है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स में इसके एस्टैब्लिश्ड प्रावधान है। एक जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो मैं इस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन एसईजेड के सभी रूल्स, सभी जो प्रावधान 2005 के एसईजेड एक्ट में है वो 2003 में रूल्स द्वारा पूरी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आ गए थे। उल्टे जो प्रियम्बल है 2005 के एक्ट का, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। While the policy relating to SEZ is contained in the foreign trade policy, incentives and other facilities offered to the SEZ developers and units are implemented through various notifications and circulars. The present system does not lend enough confidence for investors to commit substantial funds for development of infrastructure and for setting up of the units in the zones for exports of goods and services. In order to give a long-term and stable policy framework with minimum regulatory regime and to provide expeditious and single window clearance mechanism, a central act has been found to be necessary in line with international practice. तब भी हमारे रूल्स को कानून में इसलिए परिवर्तित किया गया कि कॉन्फिडेंस बढ़े विश्व का भारत के ऊपर, और साथ ही साथ में इंटरनेशनल प्रैक्टिस को कोट किया गया। हमने भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह ट्रस्ट को अलाउ करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया है। एक और बात कही गई कि ये एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे। कुछ माननीय सांसदों ने ये भी जिक्र किया कि कुछ फिस्कल बेनिफिट्स, इनकम टैक्स वगैरह के बेनिफिट्स ना होने के कारण ये एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। खास तौर पे ये विषय माननीय शशि थरूर जी ने रेज किया, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, नहीं है अभी भी कांग्रेस में, अभी तक उन्होंने चूज नहीं किया है दूसरी पार्टी में आना। कई लोग चूज कर रहे हैं देश भर में। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस लीड करती थी, जिसने 2011-12 में सभी जो कंसेशंस वाजपेयी जी की सरकार ने दिए थे, इनकम टैक्स कंसेशंस एसईजेड को प्रमोट करने के लिए, ये सब कांग्रेस ने विड्रॉ किए 2011-12 में। जो बेनिफिट्स एसईजेड डेवलपर्स को मिलते थे, जो बेनिफिट्स यूनिट्स को मिलते थे, वो बेनिफिट्स 2011 से विड्रॉ किए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेवी कर दिया 1 जून 2011 से, जो डिविडेंड्स एसईजेड डेवलपर्स देते थे। और फरवरी 2011 में बजट प्रपोजल्स में जितने बेनिफिट्स एसईजेड के थे उन सबको विड्रॉ करके जो एडवर्स इम्पैक्ट एसईजेड ग्रोथ में आया उसका सीधा मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूं कि 2009-10 तक
नई एसईजेड्स की प्रपोजल्स आ रही थी, अप्रूव हो रही थी, कोई विड्रॉ नहीं करना चाह रहा था। 2011 में ये आने के बाद से जिस तेजी से रिक्वेस्ट रिसीव हुए डी नोटिफिकेशन ऑफ एसईजेड्स के लिए, तो यूपीए 2 में 67 रिक्वेस्ट आए एसईजेड्स को डी नोटिफाई करने के लिए, सिर्फ यूपीए 2 के 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इनकम टैक्स बेनिफिट्स विड्रॉ करके इस पूरे एसईजेड लॉ की धज्जियां उड़ा दी। मैं समझता हूं साथ ही साथ जो लैंड के इश्यूज हैं, लैंड के इश्यूज में कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया, फार्मिंग लैंड वगैरह का। एक स्पष्ट एसईजेड्स के संबंध में प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स कोई एसईजेड को अप्रूव नहीं करेगा जहां स्टेट गवर्नमेंट ने या तो पहले या प्रपोज करती है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस किया गया है कि लैंड एक्विजिशन के लिए पहली प्रायोरिटी वेस्ट एंड बैरन लैंड की होनी चाहिए, और लेनी भी पड़े तो सिंगल क्रॉप लैंड ली जाए, और अगर बहुत जरूरी हो कि थोड़ी डबल क्रॉप लेनी पड़े कॉन्टिग्विटी बनाने के लिए, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है एसईजेड लैंड के लिए। साथ ही साथ मैं समझता हूँ अगर कोई ज़मीन अभी तक एसईजेड में पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुई है तो उसके लिए भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। यूपीए के समर्थक दल तृणमूल कांग्रेस ने आज लैंड एक्विजिशन की बड़ी बात करी। जब 2005 में ये कानून पास हुआ तब तो तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी यूपीए को, तब क्यों नहीं उन्होंने अपोज किया कि लैंड एक्वायर होगा एसईजेड के लिए? ये आज आफ्टर थॉट कहाँ से आ गया? इसी प्रकार से माननीय बहन सुप्रिया सुले जी और कई माननीय सांसदों ने बाबा कल्याणी जी की रिपोर्ट का जिक्र किया। मैं वास्तव में बाबा कल्याणी जी को धन्यवाद दूंगा, मेरे ही राज्य से भी आते हैं जिधर से सुप्रिया जी आती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एसईजेड पॉलिसी को स्टडी किया। समय के अभाव में मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन हमने एक एक रिकमेंडेशन को, कुछ रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, 5 रिकमेंडेशन, 3 रिकमेंडेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से मैं कर सकता हूं, 31 जुलाई तक अनुमानित है कि मैं कर लूंगा। एक रिकमेंडेशन है जिसको रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, वो 15 सितंबर तक करने का हमने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ रिकमेंडेशन है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के साथ और बाकी मंत्रालय या स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रावधान और रूल्स बदलने पड़ेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 रिकमेंडेशंस। हमारा अनुमानित समय है 30 नवंबर। साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशंस है जिसमें फिर एक बार एसईजेड एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। उन अमेंडमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी विभागों के साथ चर्चा करके पुनः एक बार इस सदन के सामने आऊँगा, तब आप और जितने चाहे और सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उन सब का भी जवाब दूंगा। आज के लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस अमेंडमेंट को समर्थन करके इसको, जो हमने कोशिश की है कि जल्द से जल्द देश दुनिया के लोग भारत में निवेश करें और उसको विलंब ना करें चुनाव के भागा दौड़ी में, उसको आप समर्थन करें।